Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. This video is for class 12th AI students. Subject code is 843 and this video is going to be very important क्योंकि हम इसमें यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की है. यू कैन सी कि 10 MCQs आएंगे, 1 मार्क ईच, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क ईच. तो यहाँ से 10 + 8 18 एंड 2 क्वेश्चंस विल बी देयर और ऑफ 4 मार्क्स ईच. ओके, तो ये 26 मार्क्स की आपकी जो है पूरी यूनिट है और आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का है, जिसमें से कि 26 मार्क्स अगर आपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट वाली यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपके 26 मार्क्स इजीली आप गेन कर लेंगे. एंड इफ़ यू हैव सीन योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो इसमें भी आपने देखा होगा कि एक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है दैट इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड ना, जिसमें आपको RMSE फाइंड करना है. तो अगर आपको वो मेथड पता है तो आप इजीली 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं. सो वी विल डिस्कस दिस यूनिट इन दिस वीडियो. एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगी. मतलब इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला क्वेश्चन पेपर में. ग्रीन स्किल्स से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. तो ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने एनालिटिक्स में देखा तो कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स भी वॉच की जा रही थी. सो आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस कि अगर आपको नहीं पता है या बाय मिस्टेक आप प्लेलिस्ट में जा रहे हैं और आपको इस लेसन की भी वीडियो दिख रही है, इस यूनिट की वीडियोस दिख रही है और आप देखने लग रहे हैं, सो डोंट वेस्ट टाइम. आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसमें से बस सेल्फ मैनेजमेंट, ICT एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स प्रिपेयर करना है, ये 3 यूनिट. और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में भी AI में सिर्फ 3 यूनिट्स हैं, जिसमें से कि ये यूनिट्स बहुत इजी हैं, बहुत छोटी सी यूनिट है. बट अगेन फॉर क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए CBSE किसी भी लाइन, किसी भी वर्ड को पिक कर सकता है. सो आपको हर एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कैपस्टोन प्रोजेक्ट. कैपस्टोन प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट. तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टॉपिक पे रिसर्च करते हैं इंडिपेंडेंटली. इट मीन्स दे डोंट टेक एनी वंस हेल्प ऑफ टीचर्स और गाइड. खुद से एक टॉपिक को पूरा समझ रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो दैट दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिससे कि वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाए. हम यहाँ पे AI पढ़ रहे हैं तो AI के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों उन्हें थ्रू द प्रोजेक्ट. सो इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स टू इंटीग्रेट ऑल देयर नॉलेज. तो उन्होंने जितनी भी थियोरेटिकल नॉलेज गेन की है उसे वो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कंबाइन करेंगे और उसे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर पाएंगे. डेमोन्स्ट्रेट मीन्स प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट. तो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके थ्रू दे आर गोइंग टू कंबाइन ऑल देयर नॉलेज एंड गोइंग टू एक्सप्लेन इट प्रैक्टिकली. नाउ देयर आर सम कैपस्टोन प्रोजेक्ट आइडियाज़. आपने अपने प्रैक्टिकल में, अपने प्रोजेक्ट वर्क में कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाया होगा. सो देयर आर फ्यू आइडियाज़ गिवन इन योर बुक. स्टॉक प्राइस predictor, developer sentiment analyzer, movie ticket price predictor, student results predictor, human activity recognition using smartphone data set, classifying humans and animals in a photo. So all these are AI capstone project ideas. सो बेसिकली इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, और गिव सम कैपस्टोन प्रोजेक्ट आइडियाज़. तो आपको पता होने चाहिए ये टॉपिक. सो व्हेन वी आर मेकिंग कैपस्टोन प्रोजेक्ट, हम AI एप्लीकेशन बना रहे हैं तो 6 स्टेप्स वी शुड फॉलो. फर्स्ट इज़ प्रॉब्लम डिफिनेशन. इट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. हमें प्रॉब्लम डिफाइन करनी है प्रॉपरली. देन डेटा गैदरिंग, फिर उसके बाद हमें डेटा कलेक्ट करना है. फीचर डेफिनेशन. फीचर डेफिनेशन हम अपनी पहली वाली वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज़ AI मॉडल कंस्ट्रक्शन. AI मॉडल कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में, दैट हम AI मॉडल क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट स्टेजेस. नेक्स्ट इवेल्युएशन एंड रिफाइनमेंट. और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट का, अपने जो AI हमने एप्लीकेशन बनाई है उसका इवेल्युएशन करेंगे, उसे रिफाइन करेंगे एंड फाइनली डिप्लॉयमेंट मीन्स उसे फाइनली लॉन्च कर देंगे. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो अगर हमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है तो उसके लिए बेस्ट थिंग क्या है कि हम खुद से पूछे, इज़ देयर अ पैटर्न इन द प्रॉब्लम. किसी तरीके का पैटर्न है. सो अगर किसी भी तरीके का पैटर्न होता है देन वी कैन क्रिएट AI टेक्नोलॉजी और वी शुड यूज़ AI टेक्नोलॉजी फॉर दैट. अगर कोई पैटर्न नहीं है, इफ़ देर इज़ अ नो पैटर्न इन दैट प्रॉब्लम, हमें कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, देन वी शुड नॉट यूज़ AI टेक्नोलॉजी फॉर सच केसेस.
यहाँ पे पैटर्न का मतलब है कुछ सिमिलरिटी। फॉर एग्जांपल फेस रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन के लिए जो एआई होता है दैट मैचेस पैटर्न, उसने देखा कि इस सिमिलरिटी के लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग है, सो इट ऑब्जर्व पैटर्न। अगर आपकी प्रॉब्लम में कुछ पैटर्न है देन यू कैन यूज़ एआई टेक्नोलॉजी, अदरवाइज यू विल नॉट। नाउ फ्रॉम दिस टॉपिक व्हाट कैन बी आस्क्ड, एक तो यही कि व्हाट आर द 6 स्टेप्स फॉर एआई प्रोजेक्ट एंड what is the best practice for understanding the problem. When you are understanding the problem, then what is the main thing you should observe, that is a pattern in the problem. When we are understanding the problem, we should ask few questions to us, और वो questions है which category, it means हम classify कर रहे हैं अपनी problem को, classification कर रहे हैं कि वो किस category की problem है. नेक्स्ट हाउ मच और हाउ मैनी, तो हाउ मच हाउ मैनी मीन्स क्वांटिटी, वी आर सीइंग इट्स क्वांटिटी, तो ये रिग्रेशन है, रिग्रेशन जो रिलेटेड होता है वो स्टैटिस्टिक्स से होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं उसकी. नेक्स्ट विच ग्रुप, क्लस्टरिंग मतलब वही कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप बना रहे हैं हम, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ एनोमली डिटेक्शन, तो एनोमली डिटेक्शन होता है कि वेदर इट इज़ यूजुअल और अनयूजुअल पैटर्न, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो नॉर्मल चीज़ है या कुछ अनयूजुअल है. विच ऑप्शन शुड बी टेकन, फिर रिकमेंडेशन कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, क्या रिकमेंड करना चाहिए. सो रिकमेंडेशन वी हैव टू टेक. सो दीज 5 questions you should ask to yourself when you are thinking about problem, you are understanding the problem. नेक्स्ट स्टेप इज़ डिकम्पोजिंग द प्रॉब्लम थ्रू डिज़ाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे DT मतलब है डिज़ाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क. सो डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू क्या होता है सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड करती है ये मेथडोलॉजी, यानी कि सोल्यूशन पे फोकस्ड है फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. और इससे हम किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, विच आर इल डिफाइंड, यानी कि जो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, अननोन प्रॉब्लम है. इल डिफाइंड और अननोन प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, जो फ्यूचर बेस्ड होंगी, जो अभी हमें सही से हमें पता नहीं है. ओबियसली जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स होंगी दोज विल बी डिफाइंड, हमें पता होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम है. बट अगर हम फ्यूचर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखें जो अभी हमें पता ही नहीं है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो भी सकती है, जैसे अभी हम AI से ही होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए अगर बात करें तो हम श्योर नहीं है कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज़ डिज़ाइन थिंकिंग methodology. Now next very important thing कि what are the 5 stages of design thinking. So first is empathize, define, ideate, prototype and test. तो यहाँ पे क्या है, बार बार हर चीज़ की स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इनको आप अच्छे से आपको लर्न करना पड़ेगा. चाहे आपको शॉर्टकट बना ले लाइक EDIPT ना डिज़ाइन थिंकिंग के लिए, इस तरीके से कुछ इनको मेमोराइज़ कर लें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग ना हो. व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो बेटर है कि हम क्या कर ले, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले. वी विल डिकम्पोज द प्रॉब्लम, डिकम्पोज मतलब कि प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स है तो वी शुड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट्स, जिससे कि हम उसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकें. तो यहाँ पे समझने के लिए ही 5 स्टेजेस हैं जो कि किस अप्रोच में आती है डिज़ाइन थिंकिंग में. एम्पैथाइज, एम्पैथाइज मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड. डिफ़ाइन मतलब उसे अच्छे से डिफ़ाइन करना, समझ के उसे लिखना, ठीक है, उसे वर्ड्स में डिफ़ाइन करना. देन आइडिएट, आइडिएट मतलब कि अपने आइडियाज़ फॉर्म करना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्लान आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रोटोटाइप मतलब कि हम उसका एक वर्जन बना रहे हैं स्टार्टिंग में कि हमारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, तो एक इनिशियल वर्जन ऑफ योर सोल्यूशन. देन वी विल टेस्ट इट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं. अगर टेस्ट में वो सक्सेसफुल नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर से डिफाइन करेंगे. तो अगेन दीज प्रोसेस आर ऑल्सो इटरेटिव. कहीं पे जैसे प्रोटोटाइप बनाया, कुछ प्रॉब्लम लगी, प्रोटोटाइप अच्छे से नहीं फॉर्म हो पा रहा है, तो वी विल अगेन आइडिएट इट, फिर से हम आइडियाज़ फॉर्म करेंगे. ओके, सो दीज आर अगेन इटरेटिव प्रोसेस की कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो हम ये दोबारा कर सकते हैं. प्रोटोटाइप से हम आइडिएट दोबारा कर सकते हैं. टेस्ट अगर सक्सेसफुल नहीं है तो फिर से अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे. ओके, फिर आइडिएट करेंगे, फिर प्रोटोटाइप करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे. एम्पैथाइज से सीधे हम प्रोटोटाइप भी कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे आपको एरोज इसलिए बताए हैं कि आपको ये साइकिल जो भी स्टेजेस है इनका सीक्वेंस ऑफ फ्लो पता चले.
Now, when we are breaking the problem, when we are decomposing the problem into smaller units before coding, तो उसके लिए steps होते हैं. Problem decomposition के लिए steps हैं. Understand the problem and then restate the problem in your own words. तो जब हम अपने words में problem लिखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से उसे समझ सकते हैं. Know what the desired inputs and outputs are. तो हमारी जो भी प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके, तो आप प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या इनपुट आएंगे, क्या क्या डेटा चाहिए, और क्या आपको उससे गोल जो भी आपको फुलफ़िल करना है वो क्या चीज़ है, क्या आउटपुट्स है, वो भी आपको डिफ़ाइन करना है. आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन. तो अभी हमने देखे थे कि हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे, विच कैटेगरी, जिससे कि हमें अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. ब्रेक प्रॉब्लम डाउन इनटू फ्यू लार्ज पीसेस. तो पहले हमें मेन लार्ज पीसेस में करना है और उनको क्या करना है, पेपर में राइट डाउन करना है. ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड पीसेस डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. फिर हमें जो चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, जो भी हमने प्रॉब्लम को पीसेस में डिवाइड किया, अगर कोई पीस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, और ज़्यादा डिफाइंड वे में लिखेंगे, यानी कि और स्मॉलर पीसेस में उसे लिखेंगे. तो स्मॉलर पीसेस मतलब यही है कि और ज़्यादा उसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे. कीप डूइंग दिस अंटिल ऑल द पीसेस आर स्मॉल. कोड वन स्मॉल पीस एट अ टाइम. तो एक बार आपने सारी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, वो अच्छे से डिफ़ाइन कर ली, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक पीस लेके, यानी कि एक एक पार्ट लेंगे और उसे उसके लिए फिर कोड करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे छोटी सी एक प्रॉब्लम ले कि हमें एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले उसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके. फिर अगर हमें स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, उसको और फर्दर डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट की क्लासेस, उनका रिज़ल्ट, ओके, इस तरीके से क्या करेंगे, फर्दर उन्हें डिवाइड करेंगे. फिर एक एक चीज़ लेके कि पहले हमें क्लास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उसको कोड करेंगे, रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी है उसे कोड करेंगे, अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी है उसे कोड करेंगे. सो इस तरीके से हमें स्मॉल स्मॉल पीसेस को लेके कोडिंग करनी है. थिंक अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, मीन्स कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट करना है. राइट द कोड और क्वेरी. फिर हम कोड और क्वेरी लिखेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, और जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उन्हें क्या करेंगे, फिक्स करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे टास्क दिया है कि आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बंच ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, उनकी वॉल्यूम फाइंड करनी है. सो ऑब्वियसली पहले हम क्या करेंगे, उसका एक बुक का लेंथ लेंगे, सेकंड फर्स्ट बुक का ही विड्थ लेंगे और हाइट, ऐसे ही सारी बुक्स की लेंथ, विड्थ, हाइट लेंगे. फिर उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें वॉल्यूम निकालनी है सारी बुक्स की. तो पहले हम एक बुक की निकालेंगे, ठीक है. तो हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा वॉल्यूम, जिससे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बुक की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे हमने एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वॉल्यूम ऑफ सारी बुक्स, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा कि हमें पहले डेटा चाहिए, फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बुक के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर हम सेम फंक्शन क्या करेंगे, सारी बुक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, सारी बुक्स के लिए यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग देयर वॉल्यूम, और फिर हम ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, इमेजिन दैट यू वांट टू क्रिएट योर फर्स्ट ऐप. आप अपनी फर्स्ट ऐप बना रहे हैं, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. हाउ विड यू कंपोज द टास्क ऑफ क्रिएटिंग एन ऐप. तो ये क्वेश्चन अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आया भी है कि अगर आप अपना ऐप बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे बेस्ड ऐप बना रहे हैं, तो आप उसकी जो ऐप क्रिएटिंग टास्क है उसे डिकम्पोज कैसे करेंगे. तो यू शुड नो सम ऑफ द स्टेप्स. लाइक हम सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से कि हमें किस टाइप की ऐप बनानी है. व्हाट विल योर ऐप लुक लाइक. उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो लुक है वो कैसा होगा, किस ऑडियंस को वो टारगेट करेगी, वेदर इट विल बी फॉर एज 60 to 80 और 40 to 50. मतलब आपको अपनी ऑडियंस डिफ़ाइन करनी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उनका लुक डिसाइड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका वर्किंग इंटरफेस डिसाइड करेंगे. अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 5 to 7 ईयर्स, तो आप उसका इंटरफेस थोड़ा इजी रखेंगे, राइट. तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करेंगे. व्हाट विल द ग्राफिक्स विल लुक लाइक. ऑडियो विल यू इंक्लूड, तो किस टाइप की ऑडियो इंक्लूड करेंगे. व्हाट सॉफ्टवेयर विल यू यूज़ टू बिल्ड योर ऐप. how will the user navigate your app and how will you test your app. अब आपने अपनी ऐप क्रिएशन वाली प्रॉब्लम को क्या किया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, कि फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हम किस टाइप की ऐप बनाएंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी लाइक व्हाट सॉफ्टवेयर आई विल यूज़, व्हाट टाइप ऑफ ऑडियो आई विल इंक्लूड. तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे.
सो इसके लिए क्या करेंगे, हम बाकी टीम बना सकते हैं या बाकी लोगों की हेल्प लेके अपनी ऐप के इंडिविजुअल पार्ट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग टीम यूज़ कर सकते हैं। ओके, कौन सी ऐप यूज़ करनी है, कोडिंग के लिए हम डेवलपर यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस वे डिकम्पोजिंग द प्रॉब्लम मेक्स आवर टास्क ईजियर। There is another example for decomposing the problem that is for advanced learner। तो यहाँ से सैम्पल पेपर में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट एक बार ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि इन केस आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकें। एंड नेक्स्ट थिंग कि वैसे तो बहुत सारी चॉइस भी है, तो इतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वी शुड नो बेसिक्स। सो यहाँ पे क्या किया है कि टाइम सीरीज़ डेटा, मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम का जो भी डेटा है उसमें क्या चेंजेस है, उसमें क्या पैटर्न है, वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स थिंकिंग ऑफ अ सीरीज एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल। तो लेवल क्या होता है कि उस टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू क्या रही, ओके, दैट इज़ लेवल। ट्रेंड मीन्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज़ हुआ, क्या चेंजेस हुए उस पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी वैल्यू में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया है एयरलाइन पैसेंजर डेटा सेट। तो एयरलाइन के पैसेंजर्स का इन फ्रॉम ईयर 1949 टू 1960 कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, इन थाउजेंड्स में आपको दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इनके में क्या क्या चीज़, वेदर वैल्यू इज़ इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्या होगा, ट्रेंड। सीजनलिटी इज़ रिपीटिंग शॉर्ट टर्म साइकिल इन द सीरीज़। तो अगर कभी कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल कहीं पे इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ और ये चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड सीजनलिटी। नॉइज़ मीन्स रैंडम वेरिएशन इन द सीरीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जर्व करें टूरिज़्म वाले सीज़न का, तो क्या होता है, टूरिज़्म जो होता है वो जब वेदर फाइन होता है, लाइक विंटर्स में या फिर समर्स में क्या होता है टूरिज़्म, या फिर हम कहें कि फेस्टिवल के टाइम में जो टूरिज़्म होता है वो इंक्रीज़ करता है। अब कभी कभी रैंडम वेरिएशन हो सकती है कि नहीं भी हुआ, सो दैट इज़ नॉइज़। ओके, तो डेटा कहीं पे रैंडमली वेरिएट कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़। सो यहाँ पे डेटा दिया गया है, हेयर इट इज़ रिटन, ये यहाँ पे पांडास का कोड है, तो ये इतना पाइथन तो नहीं आने वाली है। पाइथन से इन्होंने क्या किया है, जो भी एयरलाइन पैसेंजर की फ़ाइल है उसे रीड किया है, फिर उससे ये ग्राफ प्लॉट किया है और इसे यहाँ पे शो किया गया है। ओके, तो शो मतलब कि आपका जो भी ग्राफ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, प्लॉट मतलब आपका जो भी ग्राफ बना है वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा इन द दिस अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो आपका डेटा यहाँ पे प्लॉट हो गया इन दिस ग्राफ। तो यहाँ पे क्या लीनियर ट्रेंड है, आप देख सकते हो कि एक लाइन में इंक्रीज हो रहा है, बट देर इज़ ऑल्सो सीजनलिटी। आप देख सकते हो कि बार बार क्या हो रही है, साइकिल रिपीट हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, एक सा आपको ये ग्राफ एक सा दिख रहा होगा। ओके, एंड कंटिन्यूसली इट इज़ इंक्रीजिंग बट इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्राफ। यहाँ पे उसी ग्राफ को क्या किया है, इंडिविजुअली आपको समझाया है, लाइक सीजनल मीन्स कौन सा चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटिशन दिखाया है। यहाँ पे ट्रेंड दिखाया है कि किस तरीके से कैसे वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इट इज़ इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज़ एनालिटिक अप्रोच। सो इट इज़ अ अप्रोच जिसके थ्रू क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाती है। इसमें जो भी प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन होता है उसे इस तरीके से किया जाता है कि डेटा साइंटिस्ट उसे ईजीली समझ पाए और सॉल्व कर पाए। सो those who work in the domain of AI and machine learning solve problems and answer questions through data every day। so वो सारा डेटा रीड करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, आंसर्स देते हैं, उसके थ्रू कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, उसके थ्रू कुछ इंसाइट्स जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या कर सके, जो भी फ्यूचर के रिजल्ट्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर पाए। नाउ हेयर अगेन स्टेप्स आर गिवन फॉर सॉल्विंग द AI प्रॉब्लम। सो फर्स्ट इज़ बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हैं, वही कि अगर बिज़नेस प्रॉब्लम है तो उसे डिफ़ाइन किया जाएगा, एनालिटिक अप्रोच के थ्रू उसे अगेन डिकम्पोज किया जाएगा, और फिर यहाँ पे डेटा जो भी रिक्वायरमेंट है, डेटा रिक्वायरमेंट देखी जाएगी कि कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। अगर कोई बिज़नेस प्रॉब्लम है तो बिज़नेस से रिलेटेड डेटा गैदर करना होगा। डेटा कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, देन डेटा को अंडरस्टैंड किया जाएगा, डेटा प्रिपेयर किया जाएगा। इन केस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, डेटा को फीचर किया जाएगा, उसके बाद उसको
मॉडल, डेटा मॉडल बनाया जाएगा या एआई मॉडलिंग हम कह सकते हैं, एंड देन वी विल इवेल्युएट इट, मींस डेटा साइंटिस्ट विल इवेल्युएट इट, कि टेस्ट करेंगे कि वेदर इट इज़ प्रॉपर, जो भी आउटकम्स है वो जनरेट हो रहे हैं, एंड देन फाइनली इट विल बी ट्रांसफ़र टू द यूज़र, इट विल बी लॉन्च्ड फॉर द यूज़र्स कि वो यूज़ कर सके और उनसे फीडबैक लेंगे। यूज़र्स ने फीडबैक दिया, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन अगेन इट विल बी मॉडल्ड, अगेन कुछ उसमें उसके मॉडल में चेंजेस किए जा सकते हैं। एवरी प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज स्टार्ट्स विद बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ही करते हैं। व्हाट इज़ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, कि वही प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स हम डिफ़ाइन करें, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करना, प्रॉब्लम डिफ़ाइन करना, सोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड चल रहा है, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमें उस ऐप के क्या क्या सोल्यूशंस है वो सब चेक करना है। बिलीव इट और नॉट, इवन विद 9 स्टेजेस स्टिल टू गो, दिस फर्स्ट स्टेज इज़ द हार्डेस्ट। तो ओब्वियसली प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उसमें क्या क्या आउटकम्स होंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियल उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करना क्या होता है, इट इज़ hardest. After clearly stating a business problem, data scientist can define analytic approach to solving it. उसके बाद data scientist क्या कर सकते हैं, analytic approach use कर सकते हैं, doing so expressing problem in the context of statistical and machine learning techniques. तो machine learning techniques जो होती हैं like supervised learning, unsupervised learning, इन सब के basis पे उसे define किया जाएगा कि कौन कौन सी machine learning techniques use होंगी इस problem में। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग राइट एनालिटिक अप्रोच डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस बीइंग्स आस्क्ड। तो जो भी क्वेश्चन हमने पूछे थे लाइक हाउ मेनी, इन विच ग्रुप, ये सब अगर आपने सही से आंसर किए हैं तो आप उसके बेसिस पे क्या करेंगे, राइट एनालिटिक अप्रोच सेलेक्ट कर सकते हैं। वंस द प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड इज डिफाइंड, एक बार प्रॉब्लम डिफाइन हो गई तो फिर क्या होगा, वी विल सेलेक्ट द एनालिटिक अप्रोच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज़ द सेकेंड स्टेज। तो आप यहाँ पे अगर आपने जो यहाँ पे फिगर है इसको एक बार लर्न कर लिया कि हाँ पहले फर्स्ट जो है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद एनालिटिक अप्रोच है फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम, देन डेटा रिक्वायर होगा ऑब्वियसली, उसके बाद मॉडल बनेगा, उसके बाद इवेल्यूशन होगा, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, देन वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स। नाउ हाउ वी विल पिक एनालिटिक अप्रोच, अब हमें करेक्ट एनालिटिक अप्रोच कैसे सेलेक्ट करनी है। इफ़ द क्वेश्चन इज़ टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन एक्शन, देन अ प्रेडिक्टिव मॉडल बी यूज्ड। सो यहाँ पे थ्री अप्रोचेज हैं, वन इज़ प्रेडिक्टिव मॉडल, अनदर अप्रोच इज़ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, एंड थर्ड वन इज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ अप्रोचेज हैं एनालिटिक अप्रोच। सो फर्स्ट अप्रोच में क्या है कि अगर हमें किसी एक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि इस एक्शन को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल। नेक्स्ट है अगर हमें किसी डेटा के बीच में रिलेशनशिप शो करना है, देन वी यूज़ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। नेक्स्ट इज़ इन केस अगर हमें किसी भी चीज़ को काउंट करना है, फॉर एग्जांपल कि इस चीज़ के लिए कितने येस आएंगे, कितने नो आएंगे, फॉर एग्जांपल हम एग्जिट पोल्स के लिए करते हैं, या हम कोई भी क्वेश्चन डालते हैं और उसका आंसर होता है येस और नो, हमें प्रेडिक्ट करना है कि कितने येस आएंगे, कितना रिस्पॉन्स आएगा, देन इट विल बी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। So these three are analytic approach. Now fourth one is data requirement, which we will discuss in our next part of this video. Okay, so soon I will post the next part also. अगर ये part आपको पसंद आया तो like करिएगा, comment करिएगा, and अगर channel subscribe नहीं किया है तो please subscribe भी करिएगा, and thank you for watching this video.